हिरवं जायचं नाही आम्ही थोडंसं. हा ते गुलाबी मध्ये हिरवं. Good evening to all of you. Good evening, sir. Good evening. चलिए गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मेरी वीडियो दिख रही है क्या बच्चों? नहीं सर, नहीं सर। ब्लैंक स्क्रीन है सर, मतलब आप नहीं दिख रहे। अभी दिख रहे हैं। ओके ठीक है। चलिए तो आज अपन फटाफट कैपेसिटर को खत्म करते हैं। 15-20 मिनट का टॉपिक रह गया है, मैक्सिमम आधा घंटा लेगा। उसके बाद टुडे विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर मैग्नेटिज्म। ठीक है, चलिए। ओके सर। तो मैग्नेटिज्म बड़ा है क्या? हाँ, 5 लेक्चर का टॉपिक है। ओके सर। हाँ रुद्र बोलिए बेटा। सर कोई कनेक्शन है क्या मैग्नेटिज्म और पिछले चैप्टर्स में जो अभी तक हुए हैं? यस, कितना कनेक्शन है तो देखो, ओवरऑल अगर देखा जाए तो है तो काफी इंडिपेंडेंट टाइप का चैप्टर, ओके बट थोड़ा बहुत तुम्हें सिमिलैरिटी दिखेगी। कनेक्शन तो नहीं है, मतलब डायरेक्ट कंसेप्ट उसका यूज नहीं होगा, बट तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटिज्म में थोड़ी सिमिलैरिटी दिखेगी, फॉर्मूले में, अच्छा डेरिवेशन में थोड़ा से हाँ एक सिमिलैरिटी वाला फील होगा, बट ठीक है कंसेप्ट तो सर। ये पूरी तरीके से बिल्कुल नया है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है ठीक है, चलिए तो पहले कैपेसिटर वाला पार्ट फिनिश करते हैं सब फटाफट, उसको फिर स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने एक होमवर्क दिया था आपको, वो आप लोगों ने किया है क्या या नहीं किया? एक तो ये क्वेश्चन था, रुकिए जस्ट अ मिनट। एक ये क्वेश्चन था आपका, सी इक्विवेलेंट निकालने को बोला था यहाँ पर, है ना? एक ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि कैसे होगा ये, भाई बताइए। सी इक्विवेलेंट निकालना है ना यहाँ पर, कैसे किया जाए? K1 K2 को सीरीज में कंबाइन कर दो और K3 K4 को भी सीरीज में कंबाइन कर दो। तो इसको करने के लिए सबसे पहले वी कैन इमेजिन
कि एक डाइलेक्ट्रिक एक कैपेसिटर इमेजिन करिए जिसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, ऐसा कैपेसिटर इमेजिन करिए, ठीक है। और इस तरह से दो प्लेट्स हैं, बीच में वैक्यूम कंसिडर कर लो, ठीक है। तो अगर मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं, ठीक है, इसको अगर 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए ऐसे और ऐसे, तो हर पार्ट का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? सेम कैपेसिटेंस होगा हर एक पार्ट का। वी कैन से कि इसका कैपेसिटेंस अगर सी नॉट है, इसका भी सी नॉट, इसका भी सी नॉट और इसका भी सी नॉट, कह सकते हैं सबका कैपेसिटेंस इक्वल होगा। डू यू ऑल अग्री? यस सर। ठीक है, क्योंकि सब हर केस में, जैसे ये कैपेसिटर है, ये इसका जो प्लेट एरिया है और जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट है वो सभी केसेस में एक ही है, ठीक। अब अपन क्या करेंगे कि इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर अपन इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया जाए तो सोचो इस अब हर पार्ट का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? तो इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा K1 C नॉट, इसका हो जाएगा K2 C नॉट, ठीक है। क्योंकि अब देखिए K टाइम्स कैपेसिटेंस जो हमने पढ़ा था वो तब होता है जब पूरे पूरे कैपेसिटर के अंदर फुल डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट होगा ना। पूरे कैपेसिटर, दो प्लेट्स के बीच में पूरा फुल, जो पूरे का पूरा वॉल्यूम है दैट इज कंप्लीटली फिल्ड बाय द डाइलेक्ट्रिक, है ना। तो अब जैसे ये जो कैपेसिटर है, ये वाला प्लेट का जो कैपेसिटर है, इसके बीच में पूरा फुल वॉल्यूम K1 से फिल हो गया, इसलिए हम इस कैपेसिटेंस को बोल सकते हैं K1 C नॉट यहाँ पर, ठीक है। ये भी पूरा फुल फिल हो गया K2 C नॉट, ये वाला K3 इंटू C नॉट, और इसको बोल सकते हैं K4 इंटू C नॉट, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को सीरीज में, ये दोनों को सीरीज में और दोनों को पैरेलल। तो हम इसको ऐसे डायग्राम ऐसे बना करके देख सकते हैं कि दिस फिगर इज लाइक, एक कैपेसिटर बेटा ये है आपका, ठीक है, एक ये है, एक ये है, ये है, ऐसा, है ना। तो K1 C नॉट, K2 C नॉट, K3 C नॉट एंड K4 C नॉट। नाउ आई थिंक दिस क्वेश्चन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर यू। इसको आप सीरीज में जोड़ेंगे, इसको सीरीज में जोड़ेंगे और इनको पैरेलल में जोड़ देंगे। नाउ आई थिंक यू कैन डू इट, ठीक है। बस ध्यान में क्या रखना है कि K1 एंड K3 आर नॉट नेसेसरली इन पैरेलल। ये वाला जो डायग्राम है K1 एंड K3, ये पैरेलल में नहीं होंगे नेसेसरली, दे आर नॉट इन पैरेलल, दे मे बी इन पैरेलल बट नॉट नेसेसरली। बस इस बात का आपको ध्यान देना है कि K1 एंड K3 आर नॉट। सर अगर K2 इक्वल टू K4 होता देन K1 और K3 पैरेलल में होते ना। हाँ, फिर से बोलना एक बार। अगर K2 इक्वल टू K4 होता देन K1 और K3 पैरेलल में होते ना। हाँ, तब पैरेलल, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ना, हाँ सर तब इक्वी पोटेंशियल हो पैरेलल, जाता। यस तब पैरेलल हो जाएंगे। तो भी सर तब मतलब वो इंटरफेस का एक पार्ट ना सेम उसमें होगा, बाकी जो अगर K1 K3 से जो इंटरफेस आ रहा है वो इसके साथ सेम होगा कि नहीं, वो गारंटी आप कैसे दे रहे हैं? नहीं, ये जैसे ये दोनों अगर इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए तो इन दोनों की कैपेसिटी सेम हो गई। हाँ इसकी जो कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी, ठीक है, कैपेसिटी सेम है। और ये वाला जो प्लेट है, इस प्लेट का पोटेंशियल कॉमन है, ठीक है। जी। तो हम इन दोनों को पैरेलल कब बोल सकते हैं? जब दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो। पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जाए, क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो सेम ही है, जितनी डिस्टेंस यहाँ पर है उतनी डिस्टेंस यहाँ पर है। तो बस अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड सेम करना है। हाँ हाँ। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है किसी भी कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक डालने से? के फैक्टर से वो हो जाती है ना, घट जाती है ना, डिवाइड होती है, हाँ। के के फैक्टर से। तो अगर ये दोनों के सेम हो जाएंगे तो दोनों का जो के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन का सेम हो जाएगा ना। हाँ हाँ। ई नेट इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल बाई के। तो दोनों ओके। जगह ई नेट सेम हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वही इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो अगर ये दोनों पैरेलल हो गए तो ये दोनों तो अकॉर्डिंगली पैरेलल हो ही गए ना फिर, हाँ सर। क्योंकि ये दोनों थैंक यू। पैरेलल होने का मतलब है इस पूरे फेस का सेम पोटेंशियल। वो पूछ रहा है, ओके ठीक ओके। है। ये चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व फिर फाइनली कर लेंगे इनको सीरीज में और पैरेलल जोड़ करके गेट सी इक्विवेलेंट। सो आई एम नॉट गोइंग टू डू द कैलकुलेशन। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। यस सर। चलिए, उसके बाद 2015 एक जेई एडवांस का आपको सवाल दिया था मैंने। ये क्वेश्चन था, 2015
2015 जेई एडवांस का एक क्वेश्चन, ये दिया था आप लोगों को, है ना? किसी बच्चे ने ट्राई किया? नहीं किया। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर having area S and plate separation D has a capacitance C1 in air, है ना? तो आपसे बोल रहा है कि भैया एक कैपेसिटर है, सेपरेशन D है, प्लेट एरिया S है, C1 है, मतलब कि ऐसे करके एक कैपेसिटर है, ठीक है? इनके बीच की जो सेपरेशन है बेटा वो D है और प्लेट एरिया S है, तो इसकी कैपेसिटेंस बेटा C1 है। बोल रहा है इसमें 2 डाइलेक्ट्रिक डाला है, एक का कांस्टेंट 2, एक का कांस्टेंट 4, तो तुम देख सकते हो जो पूरा ग्रे रीजन है ये एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है? और ये व्हाइट वाला एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक है, और बोल रहा है कि ऐसा करने के बाद इस पूरे सिस्टम की जो कैपेसिटेंस है वो C2 हो गई, ठीक? तो C2/C1 पूछ रहा है। सर मैंने इसको ऐसे सोचा था कि जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो बस वैसे ही, ओरिजिनल हाँ, ओके वैसे ही करना है, ठीक है 4 सर। पार्ट में डिवाइड करके सीरीज पैरेलल जोड़ करके वहां से तुम C2 कैलकुलेट कर सकते हो, सर ठीक? हाँ हाँ 3 बेटा, पार्ट में अगर तोड़ेंगे तो और जल्दी हो जाएगा ना? 3 पार्ट में कैसे तोड़ोगे इसको? ये जो बीच में वाला है वहां पे एक कट करेंगे। अ, यहाँ पे नहीं, उसके उसके नीचे। ऐसे हाँ, ऐसे ऐसे, करेंगे, फिर वो पूरा नीचे वाला एक ही कैपेसिटर बन जाएगा। अच्छा, एंड फिर ऊपर ये 2 सीरीज बनेंगे एंड ये हाँ पूरा ठीक है पैरेलल। ठीक है ठीक है ठीक है, वही है, कर दो। फाइनली आंसर निकाला? आंसर आया किसी का? आंसर लाओ तब समझ में आ सर जाएगा। डी है क्या? डी कैलकुलेट किया है क्या अभी, ये पहले किया था? पहले क्या था सर? देखते हैं, देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, देख लेते हैं फटाफट, जल्दी कैलकुलेट कर लेते हैं खटाखट। तो बेटा आपसे बोल रहा है कि बिना डाइलेक्ट्रिक के इसकी कैपेसिटेंस C1 है, ठीक है? ये प्लेट्स की थिक जो डिस्टेंस है दैट इज D, एंड जो एरिया है वो S, ठीक है? अब अगर इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दें, 3 पार्ट में भी कर सकते हो, 4 में भी कर सकते हो, जैसी मर्जी वैसे कर लो, ठीक है? लेट मी डिवाइड इन 4 पार्ट, ठीक है? देखिए ऐसे डिवाइड कर लो, हर पार्ट की कैपेसिटी बताओ कितनी होगी? बोलो। C1/4 हाँ, C1 ही होगी, देखो सॉरी हाँ सर। दिमाग नहीं लगा रहे हो तुम लोग। नहीं सर लेकिन D तो कम रहा ना। हाँ तो एरिया भी कम हो गया ना। अच्छा अच्छा हाँ सोचो इसकी कैपेसिटेंस क्या लिखोगे, इसकी एप्सिलॉन नॉट S/2 अपॉन D/2, तो यही तो आ जाएगा। हाँ नहीं सर चमका? चमका चमका। सबको समझ में आया? इन चारों पार्ट की कैपेसिटी, हर पार्ट की कैपेसिटेंस C1 ही होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन, या लिख के बताना पड़ेगा? क्लियर सर। सही है ना? एप्सिलॉन नॉट ए यानी S/D, यहां पर भी अगर लिखोगे तो ऐसे ही लिखोगे, C1 इज इक्वल टू एक पार्ट का एप्सिलॉन नॉट S/2 अपॉन D/2, ठीक है? मान लो इसको पहले शुरुआत में C बोल के चल रहे थे, C, ये C1 ही आ रहा है, ठीक है? तो C1 मैंने डाल दिया, सर कर दिया। S/2 आप बोल रहे हैं एक इस ब्लॉक का होगा, बट अगर कोई इसको ऐसे 2 रेक्टेंगल्स में हॉरिजॉन्टली डिवाइड करे तो उसका एरिया भी तो S/2 होगा। किस 2 रेक्टेंगल में डिवाइड करें? ऊपर नीचे बस। मतलब समझा नहीं, ये वाली लाइन हटा दूं? हाँ चलो अभी वेरिएशन मत करो यार, नहीं वेरिएशन। वेरिएशन नहीं कर रही हूँ सर, मतलब मैं बोल रही हूँ उसका एरिया भी S/2 इसका एरिया भी S/2 तो वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो समझ नहीं आ रहा तुम्हारा डाउट, ऋषिता फिर से बोलो, अच्छा सर कौन सा हटाना है, जल्दी बताओ। या रुक इस जाओ, वर्टिक क्वेश्चन को कर लेने हाँ दो, हाँ क्वेश्चन कर हाँ ठीक है लेने। सर। ठीक है, हर मतलब पार्ट को सर डिवाइड कर दिया। वेट प्लीज डू नॉट इंटरप्ट। ये इतना पार्ट आपको समझ में आ गया क्या कि इसकी कैपेसिटी अगर हम निकालेंगे, इसकी कैपेसिटी, तो इसकी कैपेसिटी C1 ही होगी, इसमें कोई डाउट है? तो अभी बोलिए बीच में, इसमें किसी को हाँ नहीं है ना? क्योंकि एरिया S/2 है, डिस्टेंस D/2 है, बेसिक सिंपल मैथ है यार। हाँ सर ये समझ में आ गया है।
तो इसमें और कुछ है नहीं पूछने के लिए इसमें। देखो अब देखो इसमें मैं एक एक करके डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो बस एक एक करके डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे। तो देखो डाइलेक्ट्रिक क्या क्या डाल रहे हैं इसमें। डाइलेक्ट्रिक 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ वाले में 4 है, इस वाले में, इसमें 4 है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक डालते ही इसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी 2C1, इसकी 2C1, इसकी 2C1, इसकी 4C1। बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। सीरीज सीरीज पैरेलल। इसको ड्रॉ करना चाहो तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हो सिंप्लिसिटी के लिए। ये कैपेसिटर ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। 2C1, 4C1, 2C1, 2C1, ठीक है। सीरीज सीरीज अब जोड़ डालो जल्दी से। इन दोनों का कितना हो गया? 4 और 2, बोलो जल्दी इसका आंसर, सी इक्विवेलेंट बोलो, जल्दी बताइए। 4/3। पूरा फाइनल आंसर बताइए जल्दी से, सी इक्विवेलेंट, ऑल ऑफ यू। तो 4 और 2 का कितना हो गया? 4 2 8, 8/6, सही कह रहे हैं, हाँ सर वही कह रहा है ना? 8/6 हो गया ना ये ऊपर वाला, और 8/6, और ये 2C1, 2C1 कितने बन गए? ये तो C1 ही बन गया, है। Given by C1। अब C1 और ये 8/6 ये पैरेलल में डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे ना, तो 7/3। 8/6 प्लस C1, तो इसको तो तुम 8/6 को क्या लिख सकते हो? 4/3। तो ये तुम्हारा ऐड होकर के कितना आ रहा है? 7/3 है, नहीं कितना आ रहा है? 7/3C1। 7/3C1 आ रहा है, ठीक है। इसी को C2 बोल रहा है ना क्वेश्चन में, इसी सी इक्विवेलेंट को तो क्वेश्चन में क्या बोला है? C2 बोला है ना। दिस इज बेसिकली C2, ठीक। और हमसे पूछा क्या है? हमसे C2/C1 का रेशियो पूछा है, तो डी ऑप्शन आ गया यहाँ से, ठीक है। C2/C1 का जो रेशियो है वो 7/3 आंसर आ गया। हाँ अब बोलो क्या डाउट पूछ रहे थे ऋषिता? सर वो वर्टिकल लाइन अगर हटा दीजिएगा तो वो 2 रेक्टेंगल में हो जाता है। तो हाँ एक रेक्टेंगल का एरिया आप S/2 बोलिएगा। हाँ बोलो फिर। उस वो बड़े रेक्टेंगल का अगर एरिया S/2 है तो हाँ, इस एक बॉक्स जो अभी बनाया क्वेश्चन में उसका S/4 होना चाहिए। क्यों उसका एस भी बाई फोर S/2। होगा? क्यों S/4 होगा? सबसे पहली बात है कि तुम S का मतलब क्या समझ रही हो? तुम एरिया कौन सा एरिया समझती हो यहाँ पर? जब हम एप्सिलॉन नॉट A/D में A लिखते हैं तो तुम A का A कौन सा एरिया समझती हो? अच्छा अच्छा सॉरी सर वो प्लेट का एरिया होना चाहिए। मैं नीचे का भी देख रही थी हाँ। एरिया ये वाला लेंगे ना, ये एरिया है ना। तो अगर हाँ हम हाँ सर। कैपेसिटेंस की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये वाला एरिया हुआ, एक ये एरिया, और ये एक ये एरिया, ये वाला खाली, तो ये तो A/2 हुआ ना। जी सर सॉरी। और बताओ किसी को कुछ कहना है इसमें? चलिए डी ऑप्शन आ गया, 7/3। इजी क्वेश्चन ही है, ऐसे ही क्वेश्चन देखो, जे एडवांस 2015 का सवाल, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन, मूविंग ऑन। इसके बाद ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिसमें क्या करेगा कि एक सर्किट दे देगा और उसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देता है बीच बीच में कहीं पर। जैसे जैसे मान लो कि तुमको एक ऐसा सर्किट दे देगा, ठीक है। ठीक है, इस तरह से मान लो तुमको एक सर्किट दे दिया और बैटरी लगा दिया, ठीक है, 1 वोल्ट की बैटरी।
और सबकी कैपेसिटेंस सेम है, सी 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 सी। ऐसे सर्किट पहले से ऑलरेडी है इस तरीके से, है ना। ऑल कैपेसिटेंस, एक काम करो सबकी वैल्यू भी ले लो, ठीक है। ऑल कैपेसिटेंस इज ऑफ 1 माइक्रोफैरड, ये बोल दिया क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑलरेडी ऐसे कैपेसिटर है। अब क्या कर रहा है कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहा है दो कैपेसिटर के बीच में, ऐसे। ये सर्किट ऐसे ऑलरेडी था, है ना। क्या किया कि दो डाइलेक्ट्रिक लाया, एक यहां डाला, ठीक है, एक इसमें डालना है और एक इसमें डाला, समझे। यहाँ दो इंसर्ट कर दिया। ये वाला जो है के इक्वल टू 3 का है, ठीक है। और जो सिमेट्री की इसको भी के इक्वल टू 3 कर लो, सेम है, के इक्वल टू 3 का डाल दिया, ठीक है। मतलब ये सर्किट था, ये सर्किट ऑलरेडी पहले से था, ऐसे था, ठीक है। सारे कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज थे, बस किया क्या, इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया। तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से बैटरी ने जो एक्स्ट्रा वर्क किया वो बताना है, फाइंड वर्क डन बाय सेल। मतलब सर ओरिजिनल से कितना एक्स्ट्रा चार्ज गया वही निकालना है ना। हाँ, यस, समझे। इजी क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ कैसे होगा। क्वेश्चन पहले सबको समझ में आ गया क्या करना है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि दिस वाज द ओरिजिनल सर्किट, है ना। दिस इज द ओरिजिनल सर्किट जिसमें सारे कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज्ड हैं, ऑल द कैपेसिटर्स आर ऑफ 1 माइक्रोफैरड, ठीक है क्या। और हुआ क्या कि इन दो कैपेसिटर में एक आइडेंटिकल डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। तो इंसर्ट करने से जो सेल ने एक्स्ट्रा वर्क किया होगा, है ना, क्योंकि देखिए बेसिकली यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से पूरे सिस्टम का सी इक्विवेलेंट चेंज हुआ होगा। तो सिस्टम पर जो बैटरी से चार्ज पास किया होगा वो चेंज किया होगा, कुछ ना कुछ बैटरी से चार्ज पास किया होगा, यानी बैटरी ने कुछ वर्क किया होगा, ठीक है। तो वही वर्क अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, लेट मी शो यू हाउ इट विल बी डन। सो बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आप चार्ज निकाल लो, है ना, कि ये वाली ये पूरा सिस्टम कैसे चार्ज है। तो तुम देख सकते हो कि ये पहले तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, क्योंकि ऑल कैपेसिटर्स आर आइडेंटिकल, यानी कि C बाई C इज इक्वल टू C बाई C। तो ये वाला जो कैपेसिटर ये तो अनचार्ज ही रहने वाला है, दिखाई दे रहा है, ये Yes, sir. व्हीटस्टोन ब्रिज, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक। ये चार्ज नहीं रहेगा। अब सोचो 1 माइक्रोफैरेड के सब हैं, 1 माइक्रोफैरेड का ये है, 1 माइक्रोफैरेड का ये है, 1 माइक्रोफैरेड का ये है, 1 माइक्रोफैरेड का ये, और ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, उड़ जाएगा। तो सोचो अब ये 1 माइक्रोफैरेड के दोनों सीरीज में ये डायरेक्टली 1 वोल्ट के अक्रॉस जुड़े हुए हैं, बोल सकते हैं, है ना। ये दोनों डायरेक्टली 1 वोल्ट के अक्रॉस जुड़े हुए हैं, तो इनका सी इक्विवेलेंट कितना हो गया, 1 और 1 का हाफ, ठीक, हाफ हो गया ना। तो इस पर कितना चार्ज आएगा, हाफ। Q इज इक्वल टू इन दोनों का सी इक्विवेलेंट इनटू बैटरी जो डायरेक्टली 1 वोल्ट अटैच्ड है इससे, यानी Q इज इक्वल टू हाफ माइक्रोफैरेड इनटू 1 वोल्ट, यानी कि हाफ माइक्रोकूलम दोनों पर रहेगा ना। इस वाली प्लेट पर जो चार्ज रहेगा वो रहेगा हाफ माइक्रोकूलम, और यही कहानी इसकी भी होगी, तो इस पर भी चार्ज रहेगा हाफ माइक्रोकूलम, ठीक है। इस पर भी हाफ, इस पर भी। अच्छा ये वाली प्लेट देखो पॉजिटिव है, ये वाली नेगेटिव है, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? No doubt, sir. बहुत बढ़िया। अब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं बेटा। जैसे ही आप K इक्वल टू 3 का डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ और यहाँ, अब बताओ जरा नई कैपेसिटी इसकी कितनी हो जाएगी,
बोलो। के 3 टाइम 3/2 एंड इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, क्या पूछ रहा हूं मैं? के ही हो 3/2 जाएगी 3 के 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना डाइलेक्ट्रिक डालने से। एम आई राइट और नॉट? यस सर। ठीक है। आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक, अब इसकी कैपेसिटेंस, ये तो 1 माइक्रोफैरड है, ये 3 माइक्रोफैरड हो जाएगा। ये 1 माइक्रोफैरड है, ये 3 माइक्रोफैरड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट हो चुका है, राइट। और ये वाला तो 1 माइक्रोफैरड ही रहेगा। अब व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या? नो नहीं सर। अब व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, बट तुम देख रहे हो कि इनवर्स सिमेट्री है। कैन यू सी दैट? इनवर्स इनपुट, एक इनपुट आउटपुट सिमेट्री है, बट इनवर्स में सर्किट है। तो याद है ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में किया था, यस हाँ सर। है ना? तो तुम अब यहाँ पर सी इक्विवेलेंट, इसको बेसिक से करना है क्वेश्चन। अब तुम्हारे सामने यही सवाल है, भूल जाओ डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक, बस अब यही सवाल है। तो ठीक है, अब हमको इस पे निकालना है कितना कितना चार्ज जाएगा। तो पहले सी इक्विवेलेंट निकालेंगे। सी इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या था भाई, कि आपकी 1 वोल्ट की बैटरी है, इस एंड पर 0 वोल्ट मान लो, ये 0 है, तो सोचो इस एंड पर क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 1 वोल्ट हो गया। अच्छा, यहां पर कुछ मान लेते हैं एक्स, यहाँ पर एक्स मान लेते हैं। तो बोलो इस पॉइंट का क्या पोटेंशियल होगा, ध्यान से बताना सोच करके। बोलो, ये इनवर्स टाइप का जो सर्किट था, इनपुट आउटपुट सिमेट्री, इसमें मैंने इस पॉइंट का पोटेंशियल बताया था, कैसे लेते हैं बोलो? एक्स ही होगा 1 minus x. 1 कितना होगा, फिर से बोलिए। 1 minus x. वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखिए, सिमेट्री के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये जो 3 माइक्रोफैरड है और ये जो 3 माइक्रोफैरड है, इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना है। और अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 1 माइनस एक्स का, तो इसके अक्रॉस भी 1 माइनस एक्स का होगा। लेकिन इसके एक एंड पर तो 0 है, इसका मतलब है 1 माइनस एक्स इसी का होगा। समझ में आ गया ना? ये यस बताया यस। हुआ है, ये बताया हुआ है। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं है, यहाँ पर जंग वो लगाएंगे आप, नोडल एनालिसिस, यानी इस प्लेट का चार्ज प्लस इस प्लेट का चार्ज प्लस इस प्लेट का चार्ज इक्वल टू क्या कर देंगे, 0. 0 कर देंगे बस। ठीक है, यहां से आपका x निकल आएगा, और वंस यू गेट द x, आपका काम हो जाएगा। तो मैं बस जल्दी जल्दी इसको लिख देते हैं। तो इस प्लेट का चार्ज, इसका क्या लिखेंगे, यहाँ का चार्ज क्या लिखेंगे, तो x माइनस 1 इंटू 3, याद है ना? इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल, इस प्लेट का पोटेंशियल माइनस इस प्लेट का पोटेंशियल इंटू सी, प्लस इसका क्या लिखेंगे, तो इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल, x माइनस 0 इंटू 1, x माइनस 0 इंटू 1, प्लस इस प्लेट का क्या लिखेंगे, तो x माइनस 1 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा, x माइनस 1 माइनस एक्स। 2x minus 1. 2x minus 1. ठीक है, 2x माइनस 1 इंटू सी, सही बोल रहे हैं, यस सर। इक्वल्स टू 0। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ रहा है x, बता दोगे जल्दी से, 2 3 4x, 5/7 कितना बेटा? आई थिंक 5/7 आई थिंक नहीं, कंफर्म बताइए। यहाँ से -3 आ रहा है, ये तुम्हारा 1 आ रहा है, तो -3 - 1, ये हो 2, गया 4। 3. तो 6x होगा ना। हाँ सर. 3x plus x plus अच्छा 3 भी 2x. था, सॉरी 3 6x 6x, और क्या बच रहा है, ये -3 है और ये -1 है, तो -4 जा रहा है ना, इधर जाके 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2/3. 2/3. 2/3, ये x आ गया। ठीक है, यहाँ पे x आ गया। अब आपको इसका पोटेंशियल पता चल गया। ठीक है, इसका पोटेंशियल कितना हो गया, 1 माइनस एक्स। 1/3. ठीक है, तो ये वाला जो पोटेंशियल है आपका, ये 1 माइनस एक्स यानी 1/3 वोल्ट हो गया, और x का मतलब आपका 2/3 वोल्ट हो गया। ठीक, तो अब आपको सी इक्विवेलेंट अगर निकालना है बेटा, तो कुछ नहीं करना है, इस प्लेट का चार्ज और इस प्लेट का चार्ज जोड़ देंगे तो आपको टोटल चार्ज पता चल जाएगा ना, जो सेल से पास किया यस टोटल। तो यहाँ से आप सी इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, है ना? यहाँ से सी इक्विवेलेंट निकालने का तरीका है, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, सर टोटल चार्ज मिल ही जाएगा तो सी इक्विवेलेंट क्यों निकालेंगे?
वर्क डन निकालना है ना सेल से। नहीं, हम सी इक्विवेलेंट पहले तो निकालना पड़ेगा ना, तभी तो दोनों पर चार्ज लिख पाएंगे। या एक काम करो, सी इक्विवेलेंट के चक्कर में ही मत पड़ो, छोड़ो। हम एक काम करते हैं, सिर्फ चार्ज निकालते हैं। तो इस प्लेट पर चार्ज कितना जाएगा, इस प्लेट पर चार्ज, तो यहाँ का चार्ज होगा 1 - 2/3 पोटेंशियल डिफरेंस इंटू 3, है ना। इसका पोटेंशियल 1 - 2/3 यानी 1/3 इंटू 3, तो इस पर कितना चार्ज आ रहा है, 1 1 माइक्रोकूलम। और इस पर चार्ज देखो कितना जा रहा है, तो इधर का पोटेंशियल 1, इधर 1/3, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 - 1/3 यानी 2/3, हाँ 2/3 इंटू 1, 1 तो कितना आ रहा है, 2/3 2/3 माइक्रोकूलम। ठीक, 2/3 माइक्रोकूलम। अब अपने को देखना है बैटरी से एक्स्ट्रा कितना गया। ठीक है, तो सोचो ये इस केस में बैटरी से कितना, हाफ और हाफ था, तो बैटरी से यहाँ पर कितना गया हुआ था, 1 गया था। जी सर। ठीक, और यहाँ पर ये टोटल कितने हो गए, 1 माइक्रोकूलम और 2/3 माइक्रोकूलम, टोटल कितना हो गया, 5/3। 5/3 2/3 5/3। तो हमको खाली डिफरेंस यहाँ से भेजेगा ना, क्योंकि ऑलरेडी 1 कूलम भेज चुका था, अब 5/3 रखना है, तो डिफरेंस ऑफ चार्ज ही खाली यहाँ से बैटरी भेजेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो, जी सर। 2/3 माइक्रोकूलम भेजेगा। यानी कितना भेजेगा, 2/3 2/3 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम। 2/3 भेज रहा है क्या, 2/3 माइक्रो, ये 2/3 नहीं भेज रहा है, एक्स्ट्रा 2/3 जा रहा है। जो एक्स्ट्रा 2/3 जा रहा है ना, तो हाँ एक्स्ट्रा ही तो मैं डालूंगा यहाँ पे, क्योंकि हाफ और हाफ तो ऑलरेडी पहले से ही थे। हाँ सर, सर मुझे एक डाउट था कि हमने इस नोडल एनालिसिस से इसको पहले जीरो तो इक्वेट किया, बट पहले से चार्ज तो था प्लेट में। नहीं, बट इनका सम 0 था ना, क्योंकि इनिशियली जो पूरा सर्किट अच्छा। वो तो अनचार्ज ही लगाया गया था ना। जी सर। तो एक मिनट रुको, यहाँ से मैंने पहले एक बार जरा चेक करो, मैंने एक्स सही निकाला है ना, ये वैल्यू सब देख लेना एक बार, एक्स वैक्स सही निकला है क्या सब कुछ। सर आपने अभी हाँ बोला सर। कि वो सर्किट इनिशियली अनचार्ज था क्या? हाँ, सर्किट अनचार्ज ही है, सर्किट तो अनचार्ज ही रहेगा। तुम मुझे ये बताओ कि एक्स सही निकाला है क्या मैंने। यस सर। यस हाँ सर। हाँ ठीक है, सर। तो फिर यहाँ से वर्क डन बाई सेल जो अपना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2/3 इंटू 1 यानी कि 2/3 माइक्रोजूल, ये अपना आंसर है। देख लो क्लियरली, कोई डाउट हो तो बोलो। ठीक है, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन एक बार रीचेक बस कर लेना, है ना, जस्ट कैलकुलेशन इसकी एक बार रीचेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा आंसर सही है कि नहीं। बाकी कंसेप्ट जो मैंने बताया बिल्कुल सही बता दिया। ठीक है, यहाँ पर टोटल चार्ज निकालिएगा, यहाँ पर टोटल चार्ज निकालिएगा, तो बैटरी से सिर्फ डिफरेंस ऑफ चार्ज ही पास करेगा। ऑलरेडी 1 कूलम था इन पर मिला करके, तो यहाँ पर है 1 + 2/3, तो डिफरेंस ऑफ चार्ज 2/3 आ रहा है, तो उतना ही भेजेगा। जस्ट चेक आउट द कैलकुलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। कैपेसिटर का लास्ट टॉपिक जो है बेटा, वो आपको बता देते हैं, फोर्स ऑन अ डाइलेक्ट्रिक। हेडिंग डाल लेंगे, फोर्स ऑन अ डाइलेक्ट्रिक। हाँ बच्चों, तो फोर्स ऑन अ डाइलेक्ट्रिक आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या पढ़ना है बेटा, मान लीजिए कैपेसिटर की कोई 2 प्लेट्स बना रहे हैं कैपेसिटर की। ऐसे करके प्लेट्स है, ठीक है, एक प्लेट ये बना देते हैं, एक प्लेट ये। ठीक है बेटा, और एक काम करते हैं, मान लो कि इस पे जनरल डिस्कस करते हैं, जनरल डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनके बीच की जो सेपरेशन है वो कुछ डी दे दी है तुमको, प्लेट्स की सेपरेशन।
इज गिवन डी, ठीक है। और ये वाली लेंथ कुछ ले लो बी, और ये वाला ले लो कुछ एच। ठीक है, these are the plates of two plates of a capacitor। इसके अंदर बेटा मैं इंसर्ट करने जा रहा हूं एक डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक जब डालेंगे तो कोई बीच की ट्रांजिशन स्टेट बना रहे हैं अपन, अभी पूरा डाइलेक्ट्रिक गया नहीं है, बीच की ट्रांजिशन स्टेट बना रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से ट्रांजिशन बना, getting it? ये समझ जाना, पूरा डायग्राम में नहीं बना। इस तरीके से इंसर्ट कर रहे हैं, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ के मान लो, ठीक है, कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका के मान लीजिए। एंड लेट्स अज्यूम कि इसको कुछ सम पोर्शन इसका अंदर गया है, ये वाली सेपरेशन कुछ मान लो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान लो कुछ एक्स, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक का जो पोर्शन कैपेसिटर के अंदर चला गया, ये वाला, ये हो जाएगा h माइनस एक्स। यहां तक क्लियरिटी है, कोई डाउट? नो सर। नो डाउट सर। अब एक काम करते हैं, इस पूरे सिस्टम का सी इक्विवेलेंट लिखते हैं बेटा, ठीक है, इसका सी इक्विवेलेंट लिखते हैं। तो हम इस पूरे डायग्राम का एक 2D वर्जन बनाते हैं, सिंपल सा 2 डायमेंशन में कैसा दिखाई देगा 2D वर्जन। सो देखिए ये आपका प्लेट्स है, ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक जो है बेटा वो इतना है, अभी इतना डाइलेक्ट्रिक है। देखिए जो डाइलेक्ट्रिक का पार्ट हवा में है, जो अभी कैपेसिटर प्लेट के अंदर गया नहीं, ये वाला, इससे कोई मतलब है भी नहीं अपने को, ठीक है, इतने से ही मतलब है, यानी कि अपने को मतलब है h माइनस एक्स वाले, और ये x, ठीक है। तो यू कैन क्लियरली सी दैट कि यहाँ पर दो कैपेसिटर हैं विच आर इन पैरेलल, एक तो ये है, एक ये है, ठीक है। सो अगर मैं सी इक्विवेलेंट पूछूं तो क्या लिखोगे? इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, और नीचे तो वैक्यूम है, ठीक है, वैक्यूम है, तो बोलो कितना लिखोगे सी इक्विवेलेंट? k+1 टाइम्स c। तो पहले इसका कैपेसिटेंस लिखो, तो k इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया ऑफ द प्लेट। बोलो ऋषिता, बोलो एरिया ऑफ द प्लेट क्या लिखेंगे? सर h माइनस एक्स इंटू डी बी h सॉरी माइनस एक्स इंटू बी b डिवाइडेड बाई, बोलो जल्दी, डी डी d। ये हमने कैपेसिटेंस इसका लिखा है ना, इसका, ठीक। और इसकी कैपेसिटेंस बोलो क्या लिखेंगे ऋषिता, तुम ही बोलो। सर k इंटू एप्सिलॉन नॉट k h कहाँ से आ गया? इसमें कोई सॉरी इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है। सॉरी सर एप्सिलॉन नॉट h माइनस एक्स इंटू बी, सॉरी x इंटू बी x बाई डी इंटू बी अपॉन, बाई डी। ठीक। और सिंपली ऐड कर दे दोनों को, यस ऐड कर देना, क्योंकि दोनों पैरेलल में है तो सी इक्विवेलेंट इनका बस एडिशन हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ कॉमन कॉमन निकल रहा है तो ले लो, कॉमन कॉमन ले लो यहाँ से। तो क्या निकलेगा? एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन डी कॉमन हो जाएगा ना, ठीक है। इसके अंदर क्या आएगा? के इंटू एच माइनस एक्स प्लस एक्स टाइप का कुछ है, ऐसा आ जाएगा। ये आपका सी इक्विवेलेंट निकल गया, ठीक है, यही निकल गया ना सी इक्विवेलेंट। तो इसमें भी, इसमें x दो जगह है, चाहो तो इसको थोड़ा सा सेम सिंप्लीफाई करके x वाला पार्ट एक साथ कर दो, ये kh और इधर आ जाएगा माइनस kx, और ये x है, तो इसमें से मैं x कॉमन ले सकते हैं, इसको ऐसा लिख देते हैं।
के एच साथ में कर देते हैं, और ये माइनस के एक्स और वो था ना, तो उसमें से अगर मैं प्लस क्या कॉमन ले सकता हूँ, एक्स कॉमन ले सकता हूँ ना, यस सर, क्या आ जाएगा ये 1 माइनस के। 1 माइनस, ऐसा ही आ रहा है बच्चों? जी सर। यस सर। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे हम, ये जो सी इक्विवेलेंट है, इज इट अ कांस्टेंट सी इक्विवेलेंट और डिपेंडिंग ऑन एक्स, देख रहे हो एक्स डिपेंडेंट है ये, मतलब जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट होता जा रहा होगा वैसे वैसे ये एक्स की वैल्यू चेंज होती जा रही होगी। एक्स क्या पार्ट है? एक्स इज अ पार्ट वेयर डाइलेक्ट्रिक इज येट नॉट रीच्ड, है ना, तो ये एक्स जो है कम होता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे एक्स कम होता जा रहा होगा डाइलेक्ट्रिक ये पूरा पूरा कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट चेंज होता जा रहा होगा, है ना, ये एक्स घट रहा होगा, ये वाला पार्ट बढ़ रहा होगा, तो इक्विवेलेंट चेंज होता होगा, ठीक है, वेरिएबल है इक्विवेलेंट। अब हम देखिए निकालना क्या चाहते हैं, हमारा गोल क्या है? द गोल इज टू फाइंड द फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक। फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक बाय व्हाट? बाय द प्लेट्स। प्लेट्स क्यों फोर्स लगाएंगे वो आपको दिखा देते हैं। जैसे देखिए ये जो दो प्लेट्स है बेटा कैपेसिटर के, बात हुई हुई है इस पर, और मान लो ये चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव प्लेट है, ये आपका निगेटिव प्लेट है, ठीक है। अगर इसमें एक डाइलेक्ट्रिक आएगा, ठीक है, अगर इसके अंदर आप डाइलेक्ट्रिक डालना शुरू करोगे तो डाइलेक्ट्रिक पर अपोजिट चार्जेस पोलराइज होंगे, यहाँ पर चार्जेस निगेटिव चार्जेस पोलराइज होंगे, यहाँ पर पॉजिटिव पोलराइज होंगे, तो तुम देख सकते हो ये निगेटिव इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट होंगे और ये पॉजिटिव इस निगेटिव से अट्रैक्ट होंगे, तो इस पर जो ओवरऑल फोर्स लगने वाला है वो इस तरफ लगने वाला है, यस और नो? यस। ऑन डाइलेक्ट्रिक, ये कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर विल पुल द डाइलेक्ट्रिक इनवर्ड, ठीक है, खींचेगा अंदर की तरफ, ठीक, तो यही फोर्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं अपन, ठीक है, दैट इज द गोल। वी वांट टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक बाय द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, जो इस पर नीचे की तरफ खींच रहा है। तो कैसे कैलकुलेट करें? तो देखिए अपन फोर्स, ये जो फोर्स आएगा, सबसे अच्छा तरीका है ना यूजिंग दिस रिलेशन, F इज इक्वल टू, अगर तुम्हें रिलेशन याद हो, माइनस डी यू बाई डी एक्स, ये रिलेशन याद है तुम्हें? यस सर। यस ये रेट पोटेंशियल एनर्जी का माइनस डी यू बाई डी एक्स, इस तरीके से आपका पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया गया था, कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। तो हम काम करते हैं बेटा, एक काम करते हैं, सी इक्विवेलेंट निकली गया है, लेट्स राइट डाउन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखा जाता है? तो U इज इक्वल टू हाफ, लेट्स यूज Q स्क्वायर बाई C, Q स्क्वायर बाई C, ठीक है। तो ये जो प्लेट्स हैं कैपेसिटर के, इन पर लेट्स अज्यूम कि चार्ज जो है कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट चार्ज है, मतलब द प्लेट्स आर नॉट कनेक्टेड विद द सेल, तो इन पर चार्ज जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो अब देखिए अपन डी यू बाई डी एक्स निकालने का जो तरीका है, क्या करेंगे, इसको ऐसे निकालेंगे, माइनस डी यू बाई डी एक्स के बजाय एक काम करो, डी यू बाई डी सी करो, इंटू डी सी बाई डी एक्स कर लो, लिख सकते हैं इस तरीके से, यस यस सर। सर। ठीक है। तो यहां से पहले तुम डी यू बाई डी सी निकाल लो, इसको डिफ्रेंशिएट करो, डी यू बाई डी सी, सी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, कितना आ जाएगा, क्यू कांस्टेंट है, हाफ क्यू स्क्वायर, और सी की पावर -1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस बाहर आएगा, नीचे आ जाएगा सी का स्क्वायर। सही बोल रहा हूँ मैं? यस सर। यस। ठीक, तो अब लेट्स यूज दिस रिलेशन एंड प्लग इन हियर, तो क्या आएगा यहाँ से, तो फोर्स विल बी इक्वल्स टू माइनस, और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो डी यू बाई डी सी की वैल्यू ये डाल रहा हूं मैं, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डी सी बाई डी एक्स। डी सी बाई डी एक्स इसको डिफ्रेंशिएट करके निकल जाएगा, तो डी सी बाई डी एक्स निकाल, तो एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी, के एच का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, है ना, के एच इज अ कांस्टेंट टर्म,
है ना। प्लस और 1 इसका माइनस डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, जस्ट 1 माइनस के। जस्ट 1 माइनस के आ जाएगा। तो डीसी बाई डी एक्स की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी 1 माइनस के उठा करके प्लग इन कर देते हैं, ठीक है यहाँ पर। तो एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी 1 माइनस के, ठीक। अच्छा, अब क्यू बाई सी देखो क्या है, क्यू बाई सी, क्यू बाई सी इज एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर है ना, क्यू बाई सी इज पोटेंशियल डिफरेंस और उनका स्क्वायर हो जाएगा ये। देखो जो फोर्स आ रहा है तुम्हारा वो क्या आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन 2d, ठीक है, 1 माइनस के इंटू वी का स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं मैं, समझ में आ रहा है क्या। यस सर। थोड़ा सा ऐसा लिख देते हैं ताकि याद रहे, हाफ एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी 1 माइनस के इंटू वी का स्क्वायर। तो अगर ये फॉर्मूला याद रह जाए तो ठीक है। नहीं रहा तो सर इतना कुछ डिराइव करेंगे क्या, नहीं, मतलब ऐसे। याद रखो, याद रखो, इस फॉर्मूले को याद ही रखो, डिराइव तो नहीं करोगे तो याद रखो। इस पर क्वेश्चन मिलेंगे, कम ही क्वेश्चन है, मेंस वाले टॉपिक में इसके क्वेश्चन मिलते हैं, मेंस का क्वेश्चन आते हैं इस पर, ठीक है। ओके सर। तो ये याद ध्यान रखिए। अब देखिए इसमें जो ये जो फोर्स है, इज इट अ कांस्टेंट फोर्स और अ वेरिएबल फोर्स, सोच के बताओ। कांस्टेंट, कांस्टेंट। नहीं, तुम देखो वेरिएबल। इसमें जो v है ये कांस्टेंट नहीं है, ये v इज नॉट अ कांस्टेंट टर्म, v इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट एंड दैट इज नॉट कांस्टेंट। क्योंकि जैसे जैसे तुम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते जाओगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट चेंज होता जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर देखिए बैटरी कनेक्टेड नहीं है, अगर बैटरी नहीं कनेक्टेड है तो चार्ज तो कांस्टेंट है प्लेट पर, बट इफ यू आर प्लग इन द डाइलेक्ट्रिक, इफ यू आर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटेंस चेंज होता जाएगा। तो v इज इक्वल टू क्यू बाई सी, ये देखिए v इज इक्वल टू क्यू बाई सी, q कांस्टेंट रहेगा बट c चेंज हो रहा है तो v भी चेंज होगा, है ना, यस सर। v भी चेंज होगा। इसका मतलब है कि जो फोर्स आ रहा है ये वेरिएबल फोर्स होगा इफ द बैटरी इज नॉट कनेक्टेड। लेकिन अगर बैटरी कनेक्टेड हो जाएगी तो यही फोर्स कांस्टेंट बन जाएगा। तो आपसे जनरली जो क्वेश्चन पूछेगा ना बैटरी कनेक्टेड वाला पूछेगा, क्योंकि उस केस में फोर्स कांस्टेंट आता है, और फोर्स कांस्टेंट आएगा तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट आएगा, और एक्सीलरेशन कांस्टेंट आएगा तो काइनेमेटिक्स के सवाल बन जाते हैं, ठीक है। तो क्या करेगा, क्या करेगा आपसे ये जैसे प्लेट है दो, ठीक है, तो कुछ नहीं है, यहाँ से बैटरी है, काइनेमेटिक्स लगाने के लिए बैटरी दे देते ना, वी कांस्टेंट हाँ, करने के लिए। ये V पोटेंशियल दे देगा, ठीक, और सब कुछ दे देगा अपना H वेच करके, जो भी चीज देना है दे देगा। ये H है, ये सब दे देगा आपको, ठीक है। प्लेट का वो सब दे देगा, जैसे ये जो भी है, ये वाला, ये वाला आपको बता देगा, ये B हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला सेपरेशन D दे देगा, ठीक है, ऐसे दे दिया। अब बैटरी है तो कांस्टेंट रहने वाला है सब कुछ, फोर्स, और यहाँ से डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेगा, ठीक है, इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करें। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K बोल देते हैं, मास इसका M बोल देते हैं, ठीक। तो सोचो जैसे ही क्वेश्चन के वर्डिंग में बीइंग इंसर्टेड बोला है या इंसर्टेड करने के बाद फोर्स निकाले बोलेंगे। नहीं, while you are inserting the force experienced by the dielectric will be this much, ओके सर। ठीक है। So if battery is connected V will be constant and here the force will be constant, ठीक है। यहाँ पर जो फोर्स इस पर लगेगा बेटा हाफ, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट B by D 1 minus K into V का स्क्वायर। अब since V is constant so this force will be constant। तो ये constant force experience करेगा, और constant force experience करेगा मतलब इसकी एक्सिलरेशन भी
कांस्टेंट ही आएगी, फोर्स बाई मास। समझ में आ रही बात? ठीक, तो तुमसे पूछ सकता है कि कितना टाइम लेगा ये अंदर जाने में, टाइम टू कंप्लीटली एंटर द कैपेसिटर, कितना टाइम लेगा? नहीं बोलोगे? कैसे निकाला जाए? हाफ एटी स्क्वायर। हाँ, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई F/m, फोर्स बगल में है ही, ये कांस्टेंट फोर्स, फोर्स F/m, और S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा देंगे, तो S क्या है यहाँ पर? H है, और इसको रेस्ट से रिलीज किया जा रहा है, इनिशियली इसको रेस्ट से रिलीज करा तो खाली हाफ AT स्क्वायर, A इंटू टी स्क्वायर, यहाँ से यू कैन गेट द T। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक और चीज सोचो कि अगर मैं इस ब्लॉक को, इस डाइलेक्ट्रिक को रेस्ट से रिलीज कर रहा हूँ, तो ये कैपेसिटर के प्लेट्स के तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एंड इट गोना एंटर कंप्लीटली टेकिंग दिस अमाउंट ऑफ टाइम, है ना? इतना टाइम ले लेगा। टाइम कितना लगेगा इससे? तो अंडर रूट 2h/a, एंड a इज व्हाट? F/m। इतना टाइम लगेगा, बट सोचो इतने टाइम बाद जब वो पूरा एंटर कर जाएगा डाइलेक्ट्रिक, तो दोनों प्लेट्स के बीच में जाकर के रुकेगा नहीं, वो आगे बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया। डू यू अग्री? यस सर। आगे बढ़ जाएगा, और जब वो आगे बढ़ेगा, जब वो पूरा आगे बढ़ेगा, तो अब उस पर फोर्स पीछे की तरफ लगने लगेगा। समझ में आ रहा है क्या? देखो हाँ सोचो, सर। जैसे ये तो आपकी फिर प्लेट, एसएचएम करता है क्या? SHM नहीं करेगा, ऑसिलेशन करेगा, टाइम पीरियड पूछेगा यहाँ पर। देखो, जब यहाँ ऐसे है ये, ठीक, तो इस पर फोर्स इधर की तरफ एक्ट करेगा, ठीक। फिर एक स्थिति कौन सी आएगी? फिर एक स्थिति आएगी ये वाली, ये पूरा इसके अंदर एंटर कर चुका होगा, ठीक है, एग्जैक्ट इसी शेप का मान लो इसको, सर स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। डायरेक्ट्री को एग्जैक्टली इस शेप का मानो, ठीक। जब यहाँ पहुंचेगा तो अब ये निकल जाएगा, यहाँ से निकलना चालू करेगा इस तरीके से। अच्छा, अगर तुमने देखो इस डायलेक्ट्रिक को जब यहाँ से रिलीज किया था तो रेस्ट से रिलीज किया होगा, तो जब ये यहाँ पहुंचेगा एग्जैक्टली इसके जस्ट आउटसाइड द कैपेसिटर प्लेट पहुंचेगा, तो रेस्ट पर ही पहुंचेगा, बट अब फोर्स इस तरफ एक्सपीरियंस कर रहा होगा, ठीक। जब ये यहाँ पहुंचेगा तो देखो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो ये इस तरफ निकल जाएगा, और फिर ये इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर, और ऐसे करके ये कंप्लीटली ऑसिलेट करता रहेगा। दिस ऑसिलेशन विल नॉट बी SHM ऑफ कोर्स, क्योंकि फोर्स प्रोपोर्शनल टू x नहीं है यहाँ पर, ये कांस्टेंट फोर्स है। SHM में फोर्स कांस्टेंट नहीं होता है ना, वो तो F प्रोपोर्शनल टू x होता है। तो यहाँ पर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछ लेगा, तो व्हाट विल बी द टाइम पीरियड बोलो? 4 टाइम t, ये वाला जो आपने t निकाला, इसी का 4 गुना कर देंगे कि नहीं, बिकॉज ये कौन सा टाइम है? सिर्फ अंदर जाने का टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचना, मान लो ये t इक्वल टू 0 है, तो ये वाला जो टाइम होगा t इक्वल टू t होगा। फिर यहाँ से निकलना t इक्वल टू 2t लगेगा, फिर अंदर आना t इक्वल टू 3t, फिर बाहर जाना t इक्वल टू 4t। तो पूरा एक ऑसिलेशन करने में 4t लगेगा कि नहीं लगेगा? समझ में आ रहे हो? यस सर। यस। हाँ, जैसे ये प्लेट्स है, ये 2 प्लेट्स है, ठीक है, ये इसका ऐसे एंटर करना, फिर ऐसे जाना, फिर ऐसे आना, और फिर ऐसे जाना, दिस इज वन कंप्लीट ऑसिलेशन, तो 4t। ठीक, कैपेसिटर खत्म बेटा, कैपेसिटर सर खत्म। हाँ, सर इनर्शिया की वजह से पूरा का पूरा कैपेसिटर ही बाहर निकल जाएगा या सिर्फ थोड़ा का थोड़ा? नहीं पूरा निकल जाएगा ना, अगर हमने इसको रेस्ट से रिलीज किया है तो ये बिल्कुल बाहर से छोड़ा है तो पूरा बाहर तक निकलेगा ना। ओके सर। एंड सर और एक चीज नहीं समझ में आई, ये 2T वाला फेज में ये वापस रेस्ट में क्यों रहता है? क्योंकि रेस्ट से रिलीज किया है ना, रेस्ट से रिलीज किया, एनर्जी तो कंजर्व रहेगी ना इसकी। हाँ हाँ ठीक है सर। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट है ना, फोर्स अगर जी। कांस्टेंट है तो यहाँ इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में, ठीक है, जितनी ये वेलोसिटी गेन कर रहा है उतनी ही वेलोसिटी लूज कर देगा ना वापस से, उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करने में, क्योंकि अब रिटार्डेशन होगा ना, पीछे की तरफ फोर्स लग रहा होगा ना, हाँ सर। एक्टिंग थैंक बैक। आगे बढ़े, यू। हाँ यस सर। सर बोलो।
ये सब चीज़ एक स्टेडी स्टेट पे हो रही है, बट हम अगर उस पे एक बैटरी लगा दें या रजिस्टर लगा दें तो ये मोशन भी चेंज होगा ना। स्टेडी बट स्टेट पर हो रही है का क्या मतलब है? कि जब एक कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा। नहीं, फुल्ली चार्ज तो है, लेकिन यहाँ पर बैटरी लगाई गई है, तो जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक अंदर जा रहा होगा प्लेट पर चार्ज भी चेंज हो रहे होंगे इस केस में। ओके। प्लेट्स पे चार्ज कंटिन्यूअसली वेरी कर रहे होंगे, समझे? हाँ हाँ। यहाँ ऐसा है। ठीक है, आगे बढ़ जाए, सर हाँ सर। बोलो। सर यहाँ पे जो हमारा फोर्स आ रहा है वो नेगेटिव है, उसका कोई सिग्निफिकेंस है क्या? कहाँ पे निगेटिव आया है? सर 1 - k है ना? हाँ, तो के तो हमेशा 1 से बड़ा होता है ना। हाँ 1 से बड़ा होता है। एक मिनट, कहीं पे कुछ साइन वाइन की गड़बड़ी तो नहीं कर दी मैंने? सही कह रही हूँ, निगेटिव तो आ रहा है, निगेटिव नहीं आना चाहिए, k-1 आना चाहिए इसे। सर अट्रैक्शन है इसलिए क्या? देखिए सर, जब बाहर गया है तब तो नेगेटिव हो रहा है, बट जब अंदर आ रहा है तब तो नहीं होना चाहिए नेगेटिव। एक मिनट, हाँ फोर्स, एक काम करो, हाँ फोर्स शुड बी, ये साइन साइन से लिखा ना मैंने, ये माइनस जो है यहाँ पर, एक माइनस तो इसका आएगा, ये वाला माइनस माइनस प्लस बन गया, और ये -1/k। तो एक काम करो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, ये ऐसा हो जा रहा है ना, दिस इज माइनस ऑफ k-1, ऐसे लिख लेते हैं, k-1 ऐसा लिख लो। तो बेसिकली ये जो निगेटिव साइन है ये क्या दर्शा रहा है कि फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, है ना। ये जो माइनस साइन है अट्रैक्टिव फोर्स है ना हमेशा। तो यहाँ से काम करो, मॉड एफ याद रखो तुम, सिंपल मॉड एफ याद रखो, ठीक है। तो इसको 1 - k ही कर दो, k-1। सर नेगेटिव का मतलब ये भी तो होना चाहिए ना कि अगर डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्क भी नेगेटिव होना चाहिए, बट वर्क तो वर्क कहाँ नेगेटिव। से आ गया यहाँ पर? हाँ यहाँ पे वर्क कहाँ से आ गया? हम तो नहीं, बट अकॉर्डिंग दिस डेफिनेशन ही चल रहा है ना। देखिए इस डेफिनेशन में, इस डेफिनेशन के हिसाब से चल रहा है, तो फोर्स निगेटिव साइन का क्या मतलब होता है? अट्रैक्टिव फोर्स ना। यहाँ पर जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, इस एक मिनट, इसमें जो dc/dx आया है वो क्या आया है? ये वैल्यू आई है ना, x। अच्छा, ओके 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 ओके। अच्छा, यहाँ पर x मेरा एक्चुअली घट रहा है ना, मैंने dc/dx किया ना, यहाँ पर जो dx है इट इज ए निगेटिव क्वांटिटी नो। हाँ यस ठीक है, सर। देख रहे हो, ये है ना x मेरा। तो जैसे जैसे डायलेक्ट्रिक नीचे आ रहा होगा ये x घट रहा होगा, x घट रहा होगा मतलब dx निगेटिव होगा, ठीक है। ये dx निगेटिव होगा, तो ये जो है एक निगेटिव क्वांटिटी है, तो बेसिकली इसीलिए ये निगेटिव आया है, ठीक है। तो इसको तुम ऐसा लिख सकते हो, दिस इज माइनस ऑफ एप्सिलॉन नॉट b/d इंटू k-1, ऐसे बोल सकते हो। दिस इज dc/dx, ठीक है। ये निगेटिव क्वांटिटी है, सो दिस निगेटिव क्वांटिटी इज माइनस ऑफ दिस क्वांटिटी, है ना। ये वाली जो क्वांटिटी है पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो निगेटिव का जो चक्कर आ रहा है, एक्चुअली मैंने अगर इसको x माना होता ना तो अपना ये निगेटिव साइन नहीं आता। अगर मैं इसको x ले लेता तब डायलेक्ट्रिक के इंसर्ट करने से x बढ़ता जाता, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली घट रहा है, इस वजह से माइनस साइन आ रहा है। होता तो है सर, मतलब नेगेटिव तो आना चाहिए फिर भी, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है, तो अगर आप उसको भी एक्स मानते तो नहीं, पॉजिटिव आ जाता। क्या 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 देखो यहाँ पर जो निगेटिव साइन आ रहा है मेरे इसकी वजह से आया ना, मैं तो हाँ सर, वो इसकी तो वजह से। आया, बट ये भी तो दर्शा रहा है कि वो अट्रैक्टिव फोर्स है। हाँ, दर्शा तो रहा है। तो अगर बट इसमें, एक मिनट रुको मैं बताता हूँ तुम्हारा, मैं समझ गया। अगर मैं इसको x लेकर के चलता तो कैलकुलेशन में यहाँ पर x इंटू भी आता, और ये वाला पार्ट हो जाता तुम्हारा h-x, है ना। हाँ सर। ये वाला h-x हो जाता, तो भी h-x आता, तो भी मेरे ख्याल से ये -1 आ ही जाता, ओके सर। तो भी मेरे ख्याल से माइनस आ ही जाएगा।
सर करके फोर्स नेगेटिव साइन के साथ अपीयर होगा ही होगा। सर एक बार इसको करके देखना, है ना। मोस्ट प्रोबेबली मुझे जहां तक लग रहा है फोर्स माइनस साइन के साथ आएगा ही आएगा, चाहे मैं इसको एक्स लूं चाहे इसको एक्स लूं, ठीक है। बट आपको देखो जो याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर द मॉड वैल्यू ऑफ इट, दिस वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर भी इसको k -1 कर लो। क्या बोल रहे हो बेटा? सर जो आपने dx को नेगेटिव माना वहां पे आपने k-1 मतलब 1 - k को उल्टा भी किया, तो माइनस तो आना ही नहीं चाहिए ना। नहीं, ये क्वांटिटी निगेटिव हो गई ना, ये क्वांटिटी निगेटिव है, LHS तो RHS भी निगेटिव ही होगा ना। सर लेकिन फिर आपने k-1 को नहीं मतलब नहीं, जो 1 मैं बोल - रहा हूँ k पहले को वो बताओ, अगर LHS निगेटिव है तो RHS निगेटिव होगा, हाँ या ना? जी सर। ठीक। अब तुम मुझे बताओ कि इस माइनस के अलावा ये, जैसे ये देखो, ये जो क्वांटिटी है ये निगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव है, तो LHS भी नेगेटिव, RHS भी नेगेटिव, प्रॉब्लम क्या है? दोनों नेगेटिव है। सर तो वो तो पॉजिटिव होगा ना फिर, क्या पॉजिटिव होगा? मतलब dc/dx पॉजिटिव हो जाएगा ना अगर दोनों नहीं, ये साइड। निगेटिव है ना, x तुम्हारा घट रहा है ना, x इज डिक्रीजिंग। जैसे डायलेक्ट्रिक आएगा, ये x मैंने इस पार्ट को माना है, जहां पर डायलेक्ट्रिक नहीं है तो वो पार्ट तो घटता जाएगा ना, तो dx तो नेगेटिव होगा ना, तो ये पूरा दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव। तो इफ LHS is negative, RHS should be negative, and see it is negative. यस सर। नेगेटिव, बस यही चीज है इसमें। और इनफैक्ट वही मैं कह रहा हूँ कि x को ऊपर नीचे भी करके चलते तो भी ये ऐसा ही आना था, ये नेगेटिव ही आएगा। तो आपको ऑल यू हैव टू रिमेंबर द मॉड वैल्यू ऑफ इट। चलिए इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, दो चीज और बतानी रह गई है, एक स्फेरिकल कैपेसिटर भी ना टाइप की कोई चीज होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज सुन लो, रुको 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 रुको। इसमें एक और चीज सुनिए, एक फ्रिंजिंग इफेक्ट भी होता है बेटा, फ्रिंजिंग इफेक्ट, ये सुना है क्या? लाइट में सर फ्रिंज सुना। फ्रिंजिंग इफेक्ट, अगर जैसे मॉड्यूल खोलोगे तो तुमको पता चलेगा कि जो आपके जो प्लेट्स होते हैं ना बेटा, प्लेट्स, ठीक, ये मान लो पॉजिटिव प्लेट्स हैं, तो होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो पॉजिटिव से निगेटिव होती है, ये तो अपने को पता है, ठीक है। एक और चीज याद रखना है, जो एंड वाला पार्ट होता है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ना कर्व होती है। एक्चुअली होता क्या है कि एंड पर तुम इमेजिन कर सकते हो कि ड्यू टू एंड करेक्शन, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कुछ इस तरीके से, एज आ गया ना, एज पर थोड़े पॉजिटिव ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं, यहाँ सॉरी, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर निगेटिव इकट्ठा हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, एंड पर, बिल्कुल एंड पर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी ऐसे हो जाती है, इसको फ्रिंजिंग इफेक्ट है, ऐसे कर्व हो जाती है। ये अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए फ्रिंजिंग इफेक्ट बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन। इसके अलावा एक चीज और याद रखो बेटा, एक स्फेरिकल कैपेसिटर नाम की भी चीज होती है। देखो क्या होता है, सर मान लो, फ्रिंजिंग के क्वेश्चंस कैसे आते हैं? किसके बेटा? सर इसके क्वेश्चंस फ्रिंजिंग के, किसके? फ्रिंजिंग इफेक्ट के। कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें, बस इतना यही याद रखो, बस ओके सर। बस इतना याद रखो कि ऐसा फ्रिंजिंग इफेक्ट ऐसा होता है, ठीक है। थोड़ा सा कर्वेचर होता है, इस कर्वेचर के कारण जो पोलराइजेशन है, इसीलिए यहां तक देखो पोलराइज हो जाता है। यहाँ पर ये जो निगेटिव अपीयर हो रहा है ना, ये निगेटिव थोड़ा ऊपर तक अपीयर हो जाता है, और यहाँ पर पॉजिटिव थोड़ा ऊपर तक अपीयर हो जाता है। बेसिकली द रीजन इज व्हाट, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गया हुआ होता है ना। अब देखो, यहाँ पर तो प्लेट्स नहीं है, कैपेसिटर की प्लेट नहीं है यहाँ पर, फिर भी चार्ज थोड़ा ऊपर तक अपीयर हुआ होता है। रीजन इज व्हाट, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि कर्वेचर में ऐसे है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड करती क्या है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो टेंजेंट के लॉन्ग, तो जो चार्ज पोलराइज होगा वो नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पोलराइज होगा, जैसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो तुम देख सकते हो ना, इतने रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर भी चार्ज पोलराइज हो जाते हैं, इस तरफ निगेटिव इकट्ठा हो जाएंगे और इस तरफ पॉजिटिव इकट्ठा हो जाएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे टेंजेंट के लॉन्ग है। तो बस ये बात है, ठीक है। अगर फ्रिंजिंग इफेक्ट नहीं होता तो इतने और इतना नेगेटिव और इतना पॉजिटिव नहीं आता,
सिर्फ जहां तक प्लेट है फिर उतने में ही चार्ज पोलराइज होता, ऊपर में नहीं होता। तो बस ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर में भी आया ये। ठीक है, चलिए स्फेरिकल कैपेसिटर सुन लीजिए जल्दी से। मान लीजिए बेटा दो हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं आपके पास, 2 हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। इसका रेडियस कुछ a मान लो, इसका रेडियस कुछ b मान लो, ठीक है। और चार्ज मान लो कि इस वाले कंडक्टर को प्लस क्यू चार्ज दिया है, इस वाले को माइनस क्यू चार्ज दिया है, ठीक है। तो जो चार्ज का अरेंजमेंट रहेगा वो इसी तरीके से रहेगा कि अंदर वाले सरफेस पे 0 चार्ज रहेगा, यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू और यहाँ पर 0। डू यू ऑल अग्री? यस सर। यस ठीक है, चार्ज तो इसी तरीके से अरेंज होगा। तो हम इसकी कैपेसिटेंस देके निकालना चाहते हैं। एक काम करते हैं, अंदर वाले स्फीयर को स्फीयर ए बोल रहा हूँ, बाहर वाले को स्फीयर बी बोल, ठीक है। तो कैपेसिटेंस डिफाइन होता है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ A एंड B, VA माइनस VB। तो VA माइनस VB निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले VA लिखते हैं। VA, A का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? तो A का पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ऑन A विल बी K, पोटेंशियल लिखना सिखाया था, K Q बाई A। ए स्क्वायर, सॉरी ए, क्या? के क्यू बाई ए। A. And what is the potential of A due to this minus Q charge? माइनस के क्यू बाई बी। यस Minus सर। KQ by बी। B. What is potential of B? इसका पोटेंशियल। So due to plus Q charge potential बोलो क्या लिखेंगे? Due to this plus Q charge potential of B क्या लिखेंगे? के क्यू बाई KQ by के B. क्यू बाई KQ by B. Very good. And what is the potential of B due to this minus Q charge? माइनस के KQ क्यू by बाई बी। KQ by B. कितना आ जाएगा टोटल? 0। 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ A एंड B विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ A इटसेल्फ, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू Q अपॉन पोटेंशियल ऑफ A आ जाएगा। यहां से मैं KQ कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा? 1 बाई A माइनस 1 बाई B। Q कटेगा और K को 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा। सो यू विल गेट आंसर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें एलसीएम लोगे तो A B ऊपर आ जाएगा और नीचे बचेगा B माइनस A। तो ये स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, ठीक है। यू मे रिमेम्बर इट, याद ही रख लो, वैसे याद ही रखो इन फॉर्मूले को, छोटे छोटे चीजें याद ही रखो, ठीक है। पूछ लेता है कभी कभार क्वेश्चन, ठीक है। तो ये डिराइव ना करना पड़े, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। अब अगर मान लो जैसे एक आइसोलेटेड स्फीयर है, जैसे काम करते हैं, मान लो कि ये जो आपने 2 स्फीयर बनाया, ठीक है, इसका आपने ऊपर से कॉपी कर लेते हैं, ये इसका आपने फॉर्मूला लिख तो दिया बहुत बढ़िया कि कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस, ठीक है। If I want to calculate capacitance of an isolated sphere, तो कैसे निकालेंगे आइसोलेटेड स्फीयर? तो सोचो अगर इसमें जो ये वाला कैपेसिटर, जो ये वाला हॉलो शेल है, बी शेल, उसका रेडियस अगर इंफिनिटी को अप्रोच करे, अगर जो बी है, इफ दिस अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ठीक है, तो तुमको सिर्फ ए वाला स्फीयर ही दिखाई देगा। डू यू अग्री और नॉट? यस है ना। अगर जो बी वाला हॉलो शेल है, हॉलो स्फेरिकल शेल, उसका रेडियस इंफिनिटी को अप्रोच कर जाए, तो अगर इंफिनिटी को अप्रोच कर दिया, इसका मतलब है क्या कि आपके पास सिर्फ एक ही शेल बचेगा, यस ठीक, जिस पर प्लस क्यू चार्ज होगा। तो मैं इस अकेले स्फीयर की कैपेसिटेंस निकालना चाहता हूँ। इस फॉर्मूले को यूज कर लो, लिमिट ले लो इसमें, ठीक है। सो ये जो आपका जो फॉर्मूला है, इसमें काम करो कि b से डिवाइड कर दो, b से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, क्या बन तो जाएगा? ये
हॉलो है ना शेल? दोनों हॉलो शेल है, लिख देते हैं मुझे। सॉलिड वाले को कैपेसिटर बना ही नहीं सकते है ना सर? टू हॉलो स्फेरिकल शेल्स, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर एक काम करो, बी से डिवाइड करो ऊपर नीचे, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 1 माइनस ए बाई बी। अब सिंस बी इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, तो ये वाला पार्ट देखो 0 हो जाएगा। कैन यू सी? यस सर। क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज 0, सो विल बी लेफ्ट विद c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो अगर एक आइसोलेटेड स्फीयर की बात करें, एक सिंगल आइसोलेटेड स्फीयर जिसमें दो सरफेस है ही नहीं, तो ऐसी बात नहीं है कि दो सरफेस नहीं है तो उसकी कैपेसिटी नहीं होगी। ठीक है, एक सिंगल आइसोलेटेड स्फीयर की भी अपनी कुछ कैपेसिटेंस है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक, बट ये कैपेसिटर नहीं है, ये कैपेसिटर नहीं है। किसी बॉडी को कैपेसिटर होने के लिए हमको दो प्लेट चाहिए होता है, लेकिन अगर दो प्लेट नहीं है तो वो कैपेसिटर नहीं है, बट उसकी कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस है। ठीक, तो देखो हो क्या रहा है, इसको कैपेसिटर की तरह क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कम है। ठीक, तुम देखो एक सिंगल अगर स्फीयर है तो उसकी कैपेसिटेंस है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, लेकिन अगर मैं एक दूसरा स्फीयर ले आऊं इसके बाहर बी रेडियस का, एक दूसरा स्फीयर ले आऊं, तो देखो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, दिख रही है, बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि जैसे ही दूसरा स्फीयर लाऊंगा तो कैपेसिटी कितनी हो जा रही है 4 पाई, पहले कितनी थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए थी, लेकिन जैसे ही तुमने एक दूसरा स्फीयर लाया अब कैपेसिटी कितनी हो गई, इसको ऐसा लिख सकते हो 1 माइनस ए बाई बी। तो तुम देखो ये पहले 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए थी, अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डिवाइडेड बाई समथिंग, और डिवाइडेड बाई समथिंग वाली जो क्वांटिटी है देखो ये फ्रैक्शन है, देख रहे हो 1 माइनस समथिंग, 1 माइनस समथिंग इज बेसिकली फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से डिवाइड करने का मतलब है कैपेसिटेंस बढ़ गया, कैपेसिटी बढ़ गई। ठीक है, यू आर डिवाइडिंग बाई अ क्वांटिटी स्मॉलर देन 1, मतलब कैपेसिटी बढ़ गई। तो एक आइसोलेटेड स्फीयर की कैपेसिटी बहुत कम है, लेकिन जैसे ही तुमने एक दूसरा स्फीयर लाया उसके सराउंडिंग में, तो कैपेसिटी बढ़ जाती है, इसलिए हम इसको एज ए कैपेसिटर यूज करते हैं, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इसके और इसके बीच बिखरी हुई होगी, है ना, दो प्लेट्स के बीच में कन्फाइंड होगी, बट इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो अनंत तक बिखरी हुई होगी, काम की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। हम लोगों ने शुरुआत में ऐसे बात की हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर स्फीयर के अंदर डालेंगे तो कैपेसिटेंस और कम हो जाएगी ना? किसके अंदर डालेंगे? ये ए वाले स्फीयर के अंदर और एक छोटा स्फीयर डाल दिए कैपेसिटर बनाने के लिए, तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगी ना? तो हम और छोटा रेडियस ले आएंगे, तो हम छोटा लाएंगे तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगी। बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो तब भी कन्फाइन हो रहा है। मतलब तुम कितने रेडियस का स्फीयर लाना चाहती हो, लेट्स से कि बी रेडियस का, हाँ हाँ। ठीक है, बी रेडियस का लाएंगे तब भी देखो तब भी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए माइनस बी हो जा रहा है ना, तब भी बढ़ ही जा रहा है एक्चुअली में, है ना, बढ़ ही जा रहा है ना, कि घट रहा है, बढ़ ही तो जा रहा अच्छा। है ना, बढ़ेगा ओवरऑल। दो देखो दो प्लेट्स होंगे ना तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ओके सर। सिंगल में रहेगा तो घटेगा। हाँ सर, छोटा जगह तो ज्यादा पकड़ेगा ना। चलिए इसमें और देखो, उसके बाद एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस पूछता है, ठीक है। सर हाँ, अगर ए को इन्फिनिटी टेंड कर दूंगा तो मुझे -4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी आ रहा है, तो नहीं वो ए को करेक्ट है? इंफिनिटी कैसे टेंड कर दोगे यार, इसमें एक ए तो बी के अंदर है ना यार, बी को टेंड करो ना, ए को क्यों टेंड करो, ए को टेंड करोगे वो बी से बाहर निकल जाएगा, ए को मत टेंड करो, बी को ही टेंड करो, बी बाहर है ना, उसको बड़ा करके आइसोलेट करना, ए को मत। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा इसमें उसके बाद देख लो जरा सिलेंड्रिकल वाला देख लो, सिलेंड्रिकल कैपेसिटी सर सॉलिड स्फीयर का भी कैपेसिटर बना सकता है क्या? बना सकते हैं। ओके। हॉलो सॉलिड से कोई मतलब नहीं है, मेरे अपने को तो चार्ज खाली सरफेस पर रखना है ना। हाँ। अब देखो मान लो कि एक ऐसे है, एक हॉलो सिलेंडर है और एक दूसरा हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, और
ये वाला जो रेडियस है, दिस रेडियस इज ए, दिस रेडियस इज बी, ठीक है। इस पर चार्ज है प्लस क्यू, इस पर है माइनस क्यू, है ना, अंदर जीरो बाहर जीरो। ये भी कैपेसिटेंस ही है। अगर इफ यू रिमेम्बर, तो यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, मैंने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन किया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, है ना। मैं यहाँ पर इनके बीच में, यहाँ पर अगर इफ आई कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ आर, इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालू, डू यू रिमेम्बर इसका फॉर्मूला क्या आया था? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया था क्या? नहीं, कांस्टेंट थोड़ी आता है इसमें, आर के फंक्शन में वेरिएबल आया था, ठीक है। उसको निकालने के लिए गॉस लॉ यूज किया था ना, गॉस लॉ यूज किया था। यहाँ पर तुम यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले सकते हो, ठीक है। तो एक जस्ट एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लो, रेड कलर का ऐसे दिखा देते हैं। यहाँ पर इससे पास करता हुआ एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लो, ठीक है, या पूरे में ले लो, ऐसे पूरे से। गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो क्या लिखोगे? ई इंटू, फटाफट लिख रहे हैं, 2 पाई आर, है ना, 2 पाई आर एल, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सरफेस एरिया, 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, ये आती है ना, क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल इंटू आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है ना, यस सर। ठीक है। अंदर वाले सिलेंडर को ए बोल रहा हूँ, बाहर वाले को बी बोल रहा हूँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाला भी था, याद करिए, हम लोगों ने इंटीग्रेट करके निकाला था। तो वी ए माइनस वी बी अगर मैं निकालना चाहता हूँ, सिंपली इंटीग्रल ई डी आर कर देंगे। सोचो ई यहाँ पर है और डी आर के साथ इंटीग्रेट करेंगे, 1/dr, डी आर अपॉन आर आ रहा है, तो इसको लेकर के ए से लेकर के बी तक इंटीग्रेट कर दीजिए। एल एन का फंक्शन आता हुआ दिख रहा है क्या? हाँ सर। कितना आ जाएगा? क्यू एल एन बी बाई ए अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, है ना। और कैपेसिटेंस निकालना है, क्यू अपॉन वी ए माइनस वी बी, ठीक है। तो क्यू अपॉन वी ए माइनस वी बी करेंगे तो आपको कैपेसिटेंस मिल जाएगा, एंड व्हाट यू आर गेटिंग इज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन एल एन बी बाई ए, ये आपको कैपेसिटेंस मिल गया बेटा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में आपसे कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ भी पूछता है समटाइम्स। इस एल को नीचे भेज देना। सर इसको इनफाइनाइट वायर कंसिडर करके भी कर सकते हैं ना? क्या क्या चीज? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए? हाँ हाँ। यस, कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो, यस। तो ये आपका आंसर आ गया बेटा, ठीक है, डन। तो यहाँ पर अब खत्म होता है। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेटा मैग्नेटिज्म, है ना। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। स्टार्ट अभी करें या ब्रेक दे दें? एक तो ब्रेक दे दो। बाद में। ब्रेक। हाँ सर। ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन पूछना है? नहीं सर। तो ऐसे हम कोई भी फिगर का निकाल सकते हैं ना, ऐसे कोई भी निकाल इजी सकते तो हो। नहीं। देखिए फॉर्मूला बस यही है, आपको इस चीज का ध्यान देना है, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, ये करना होता है, ठीक है। चलिए ब्रेक के बाद अब करेंगे कंटिन्यू, 1.5 घंटा हो ही गया है, ठीक है। लेट्स टेक अ ब्रेक। 6:53 पर है, ठीक है, 15 मिनट्स मिलते हैं।